नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में जिसमें कि हम बात करने वाले हैं कमोडिटीज पर। उसके लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान भी मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराऊं, कुछ फैक्टर्स पर बातचीत करते हैं कि पिछले कुछ महीनों में हुआ क्या है। पिछले कुछ महीनों में बहुत सारी खबरें आई। पहले हमने मार्केट में डाउनफॉल देखा 5 महीने का। उसके बाद मार्केट ने धीरे धीरे रिकवरी भी दिखाई और वो रिकवरी काफी तेजी से बढ़ती हुई भी नजर आई। करीबन निफ्टी ने कम कम से कम भी 1500 से 2000 अंकों तक की तेजी हमें देखने को मिली। इसके बाद फिर तेजी आई सोने में, जो सीधा 1 लाख पार कर गई। और उसके बाद वो तेजी थमी तो नहीं, हाँ उसमें हल्का सा ये जरूर कह सकते हैं कि थोड़ा पॉज जरूर लगा है, लेकिन वो तेजी अभी भी बरकरार नजर आ रही है। अब आगे ये ट्रेंड कैसा रह सकता है ये भी जानेंगे। इसके अलावा बाकी कमोडिटीज का ट्रेंड कैसा रह सकता है ये भी जानेंगे। क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस गिर रहे हैं वो कहाँ तक जा सकते हैं, उनका क्या बेनिफिट हो सकता है हमें, ये भी जानेंगे। जो यूएस और इंडिया की टॉक्स चल रही हैं, ट्रम्प ने जो टेरिफ लगाए थे, ट्रम्प ने वो जिन पर अभी पॉज लग गया है, उसके बाद जो बातचीत चल रही है उसका क्या हो सकता है, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है कैपिटल मार्केट्स पर और इसके साथ साथ कमोडिटीज पर भी, ये भी जानेंगे। इसके लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है एनएस रामास्वामी, हेड ऑफ कमोडिटीज वेंचुरा से। मैं आपको बता दूं कि सर के पास एक लंबे डिकेड का एक्सपीरियंस है, बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है हर एक चीज का। तो इनसे आज बहुत डिटेल में समझेंगे कि कैसे हम इस मार्केट को देख सकते हैं और कैसे आगे की रणनीति तय कर सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। सर सबसे पहला सवाल तो यही कि अभी के जितने भी आप ट्रेंड्स देख रहे हैं या जो भी सिचुएशन देख रहे हैं आप फिलहाल ग्लोबल, हम ग्लोबल सिचुएशंस कहें, ग्लोबल क्यूज कहें, या इंडिया पाक की जो वॉर है उसे कहें, जो डोमेस्टिक क्यूज है हमारे, इन सबको देखते हुए क्या कमोडिटी में कैसा ट्रेंड बन रहा है, ओवरऑल मार्केट में कैसा ट्रेंड बन रहा है? हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि देखिए ये जो एक्सपेक्टेशंस जो है, उम्मीदें जो है, वो है कमोडिटी के साइकिल के एंगल से यदि देखें तो हम एक्सपेक्ट करते हैं 1 या 2 साल तक एक लॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड कमोडिटी प्राइसेस में होने की संभावना है। और ये कहना, लेबल लगाना गलत हो जाएगा अगर हम प्राइस ट्रेंड ऊपर जाने से क्या वही एक बुल मार्केट माना जाएगा क्या। मैं समझ रहा हूँ कि अपवर्ड ट्रेंड प्राइसेस को सिर्फ डायरेक्टली लेबल तो नहीं लगा सकते हैं कि बुल मार्केट है, क्योंकि हर एक न्यूज़, जिस तरह आपने शुरुआत में जैसे कहा कि हर एक जियोपॉलिटिकल न्यूज़ या इकोनॉमिक डेटा की वातावरण में किस तरह का स्विंग मार्केट में हुआ है, उस तरह का जो ट्रेंड जो है बरकरार है। तो मैं समझ रहा हूँ बुल मार्केट कहना है तो हम समझ रहे हैं कि गोल्ड में हम बुल मार्केट की तरफ हम ध्यान दे सकते हैं। और यदि हम सोने की तरफ बुल मार्केट का एंगल देखेंगे तो शायद उसी के अंदर एनकम्पास हो जाता है सारे के सारे अदर कमोडिटीज। तो मैं समझ रहा हूँ कि मॉनेटरी और जो फिजिकल मेजर्स जो कमोडिटी प्राइसेस को जो ले जाती हैं, ओके, वो यूएस इकोनॉमी के रिसेशन का एक फियर सा आने से उनका जो मॉनेटरी और फिस्कल मेजर्स को स्टिमुलेट करने का इकोनॉमिक एक्टिविटी जो चलने जा रहा है, तो वो जो है ये अ, बरकरार रहेगा। ये शायद आगे चल के हमें 5-6 महीने और दिसंबर 25 के एंड तक ये चलने की संभावना है, इस तरह का अनसर्टनटी जो बोलते हैं वातावरण। तो हम्म। ये चलते हुए आपको प्राइस ट्रेंड अपसाइड की तरफ जाने की संभावना है। रही हम्म। बात सोने की, जो स्पेसिफिकली अगर हम बताना चाहेंगे कि उसका जो ट्रेंड है हमेशा एक मॉनेटरी और गवर्नेंस का फैक्टर से ड्राइव होती है। यानी कि कहीं ऑफिशियल मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ चेंजेस आती है, बैंकिंग सिस्टम में चेंजेस आती है, या गवर्नमेंट का कॉस्ट के वजह से डिमांड की तरफ, गोल्ड की तरफ डिमांड आ जाती है। अन्य कमोडिटी को कंपेयर करेंगे हम, अन्य कमोडिटी में हमेशा एक जो बोलते हैं बेस मेटल के कमोडिटी को कंपेयर कर लेंगे, तो वहां पर हम देखते हैं कि वो एक सप्लाई की बात होती है। सप्लाई कैन बी ए मेजर ड्राइवर जो अन्य कमोडिटीज में, पर गोल्ड में इस तरह का सप्लाई फैक्टर का संभवता या उसका परिणाम जो है वो कहीं भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितने अबोव द ग्राउंड गोल्ड है और वो वही वहां का वहीं वो डिमांड में ही सीमा समा जाता है। तो मैं समझ रहा हूँ ये जो मॉनिटरी और गवर्नेंस फैक्टर जो बोलते हैं यूएस की या अन्य देशों की जो जियो पॉलिटिकल की फैक्टर्स हो, ये ड्राइव करती है। तो मैं समझ रहा हूँ हम्म। कि एक ट्रेंड जो है
हम्म। हर एक साइकिल में जो ट्रेंड है, ये इस बार का जो कमोडिटी का जो दायरा है 1 या 2 साल तक का, मैं समझ रहा हूँ कि फेड का जो यूएस फेड जो सेंट्रल बैंक्स है, फेडरल रिजर्व, वहां का जो मॉनेटरी टाइटनिंग, रिसेशन नहीं होना है करके किस तरह कर रहे थे, वो टलते गया वो जो रिसेशन का फियर को। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि रिसेशन फियर निकल गया है, अभी भी हम्म। वहां पर यूएस में एक रिसेशन फियर सा है। और वो ग्लोबल ट्रेंड में भी इम्पैक्ट हो चुका है, क्योंकि टैरिफ के तरफ यदि हम देखें, टैरिफ का अनसर्टेनिटी की वजह से अन्य देशों में ग्लोबल जीडीपी के तरफ भी इकोनॉमिक ग्रोथ का इम्पैक्ट हुआ है। तो ये मैक्रो पिक्चर बहुत ही मायने रखता है यदि हम गोल्ड को मान के चलेंगे। ये जो गैप जो है वो वाइडन हो गया है अन्य कमोडिटी के तेजी का कारण, और गोल्ड का जो बुल मार्केट का कारण। मैं समझ रहा हूँ गोल्ड का बुल मार्केट करीब करीब 2022 से ऑलमोस्ट शुरू हो चुका था। वहां से लेके जनरल कमोडिटी में बुल मार्केट तो अभी शुरू होने जा रही है, जब भी हम अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी का माहौल से एक प्रॉपर स्टेबलाइज्ड इकोनॉमीज देखने जाएंगे, तब जाके अन्य कमोडिटीज का एक बुल ट्रेंड शुरू हो सकती है। हम्म। बिल्कुल। सर ऐसे में जो हमने अभी पहले जो सर्च देखी सोने और चांदी की आपने बात जरूर की, लेकिन अगर मैं इनके जो ही एकदम से सर्ज आया सिर्फ 2025 की अगर मैं बात करूं, तो सिर्फ 2025 में ही हमने करीबन करीबन 30% तक का इजाफा देख चुके हैं हम, मुझे लगता है गोल्ड में, गोल्ड के प्राइसेस में। तो अब आगे और कैसा ट्रेंड दिख रहा है आपको गोल्ड और सिल्वर की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, तो और हाँ, आगे कैसा ट्रेंड दिख रहा है? सिर्फ 6 से 12 महीनों की बात करूं, या एक अगर आप दिवाली तक का कोई एस्टिमेट दे पाए, तो बिल्कुल दिवाली तक क्या ट्रेंड दिख रहे हैं आप गोल्ड में? क्या ये हल्का होने की उम्मीद है भी, या फिर अब ये सेट हो गया है, इससे नीचे आने की कोई उम्मीद नहीं है इसकी? हाँ, मैं सब समझ रहा हूँ एक स्टेबिलिटी सा आ चुका है गोल्ड में। चांदी की बात उसके बाद हम करेंगे। हम्म। पहले बात तो सोने की तरफ यदि हम देखें, जिस तरह का आप शायद देखा होगा कि जब ये यूएस और चाइना की जो ट्रूस का डिस्कशन हुआ, तो तब इमीडिएटली जो रिस्क सेंटिमेंट बढ़ गया। रिस्क सेंटिमेंट बढ़ने का मतलब ये हो गया कि द एंटायर एसेट क्लास का फोकस या इन्वेस्टमेंट का फोकस इक्विटी मार्केट के तरफ चला गया, और बॉन्ड्स को सेलिंग होते गया, और ट्रेजरी यील्ड बढ़ते गया, और डॉलर भी मजबूती हुआ, और गोल्ड का दाम जो है घटते गया। तो ये हम्म। जो सिर्फ एक फैक्टर था जो यूएस और चाइना का जो टैरिफ का डिस्कशन हुआ, जो कि निकल नहीं गया है, वो सिर्फ एक पोस्टपोन सा हुआ है, 90 दिन के लिए खींचा गया है। बट हम्म। मार्केट में जो गोल्ड का कमोडिटी मार्केट में जो बर्ताव हुआ, तो तुरंत ये इम्पैक्ट आ गया कि वहां पर से एक बार एक करेक्शन सा हुआ। इसके पहले वाला एक करेक्शन सा गोल्ड में यदि हम देखें, तो वो करेक्शन होने के बाद जो इमीडिएटली शंघाई में, चाइना में सेंट्रल बैंक की जोरदार बाइंग से हमने देखा कि करीब करीब 120 या $150 तक दोबारा एक करेक्शन से बायबैक होके सोना जो है 30,000, 3,000 जो डॉलर इंटरनेशनल प्राइस की मैं कह रहा हूँ, करीब 3,100 के आसपास आते आते दोबारा एक बाउंस बैक हुआ था। मैं समझ रहा हूँ कि हर एक ट्रिगर जो है वो बड़ा ट्रिगर होता है गोल्ड में। और स्टेबिलिटी की बात यदि आप बताएं अभी, तो मैं समझ रहा हूँ कि सोना जो है वो $3,200 के आसपास, या मान लीजिए डोमेस्टिक प्राइसेस में करीब करीब 92,000 या 90,000, वर्स के सिनेरियो में एक लेवल सा स्टेबिलिटी सा फॉर्म हुआ है। यहां से जो रुख है, ये अभी भी तेजी की तरफ ही रुख दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने अभी देखा मोदीज यूएस रेटिंग जो है एजेंसी जो है, तुरंत उन्होंने बताने से एक सेफ हेवन अपील के तरफ दोबारा गोल्ड बढ़ते गया, और एक प्रेशर सा बिल्डअप हो सकती है रिस्क सेंटिमेंट्स में। तो गोल्ड का बर्ताव जो है इन फैक्टर में है कि अनसर्टेनिटी जब तक माहौल बना रहेगा, और ये शायद बना रहने की संभावना है आगे की 6 महीना 12 महीना जो आप बोल रही है, वहां पर बनने की संभावना है। फिस्कल ऑस्टेरिटी की बात यदि करें, यूएस में रिसेशन की वजह से, या Q1 में 2025 में ही बात कर रहे हैं कि जीडीपी का 7% का फिस्कल डेफिसिट, एनुअलाइज बजट डेफिसिट बन रही है। तो ये सारा फैक्टर्स जो माहौल बन रही है, अब बारी है चांदी की।
जब हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का एक दिशा अगर यदि आ जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगा, तब जाके चांदी में एक मूवमेंट होगा। हम्म, हमें थोड़ा अनवाइंड करना होगा कि पिछले क्राइसिस जो था, अभी मान लीजिए कोविड के हम्म, क्राइसिस में जिस तरह का जो माहौल था, और वहां से कोविड क्राइसिस खत्म होते ही गोल्ड का तेजी थोड़ा बहुत होने के बाद चांदी में जो है इमीडिएटली 73% का जंप हुआ, जबकि गोल्ड में सिर्फ 8% का जंप हुआ। यानी कि जब भी क्राइसिस होती है उसके चंद दिनों बाद, मान लीजिए 6-8 महीना या 1 साल के बाद, चांदी अपना चाल चलाती है। और 2008 में भी यही हुआ था, फिनेंशियल क्राइसिस के टाइम में चांदी का 1 साल गोल्ड का तेजी के बाद 81% का जम हुआ। यानी कि चांदी जो है वो नेक्स्ट फॉलोइंग इन लाइन है। गोल्ड का एक हम्म, रैली जब अच्छी तरह से बनती जाएगी, उसके बाद चांदी में भी एक माहौल सा बन जाएगा रैली में। हम्म, बिल्कुल। सर, और कोई ऐसी कमोडिटी या कोई और ऐसी कमोडिटी आप उभरती हुई देख रहे हैं इस वक्त, आने वाले कुछ महीनों की अगर मैं बात करूं, आने वाले महीनों में जिस पर आप सिग्निफिकेंट ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं? चांदी और सोने की तो हम बात कर चुके हैं, इनके अलावा कोई और ऐसी कमोडिटी आप देख रहे हैं जिसमें आपको अच्छी तेजी की संभावना नजर आ रही है इस वक्त? हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का स्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी माहौल जाने के बाद जो चांदी का जो दौर आएगा, वो शायद इट में टेक टाइम। 8-9 महीना तो लग जाएगा, तब तक मुझे लग रहा है हर एक बेस मेटल जो है कंसोलिडेशन में है। तो यानी कि मैं समझ रहा हूँ कि कॉपर एक अच्छा कमोडिटी है। जहाँ चाइना कंट्री के आंकड़े और अच्छा तरह से रिवर्सल ऑफ उनकी जो इन्फ्यूशन और लिक्विडिटी पंप इन कर रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ उसके बाद जो है कॉपर का डिमांड भी बढ़ सकती है। कॉपर एक अच्छा कमोडिटी है जिसको बाइंग ऑन डिप जो बोलते हैं, वहां पर एक अपॉर्चुनिटी मौका देख के बिल्डअप करनी चाहिए। और रही बात एनर्जी की, कच्चे तेल की बात करें या नेचुरल गैस की बात करें, वो जिस तरह का ट्रेंड जो चल रही है रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में और फ्यूल डिमांड कम होने के बारे में, तो मैं समझ रहा हूँ कि कच्चे तेल में डेफिनेटली एक कमोडिटी जो है एक अच्छा खासा तेजी बिल्कुल नहीं आ सकती है। मंदी तो नहीं कह सकता हूं, पर मैं समझ रहा हूं कि ये जो रेंज है 60 और $65 का जो कच्चा तेल जो चल रहा है, वहीं पे चल सकती है या थोड़ा बहुत गिरावट आ सकती है। बट उसमें काम करना यदि होगा, उसमें तेजी करके काम नहीं कर सकते हैं, वहां पर एक मंदासा है। लेकिन कॉपर एक अच्छा आइटम है, और पीछे पीछे गोल्ड का तेजी के बाद जो है सिल्वर और कॉपर कैन बी अ वेरी गुड कमोडिटी विच यू कैन गो लॉन्ग। बिल्कुल। सर, एक सवाल जनरिक पूछना चाहूंगी कि आप उन इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो अपने पोर्टफोलियो को कमोडिटी में ही डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, और जिससे उनका जो बैलेंस है और जो रिस्क और रिटर्न का जो बैलेंस होता है वो भी बना रहे और अच्छी उनको रिटर्न की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए? देखिए, सलाह यही होगा कि वो जो रिस्क और रिटर्न को, पहली बात तो आपने सही फरमा दिया, वो उसमें बैलेंस करने की उम्मीद रखनी चाहिए कमोडिटी इन्वेस्टमेंट में। और उनका जो डाइवर्सिफिकेशन जो बोलते हैं, हम कमोडिटी के टाइप में भी डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। यानी कि जिस तरह का प्रोडक्ट्स मिलती है, मान मान के चलिए कि वायदे बाजार है, वायदे बाजार में भी फ्यूचर्स है, ऑप्शंस है। वहां पर से यदि हम काम करेंगे उसका हेजिंग की तरफ कर सकते हैं। फिजिकली यदि हम प्रोक्योर नहीं कर सकते हैं, तो रिटेल पार्टिसिपेंट के तरह ईटीएफ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यदि यानी कि जो मिक्स जो है, इन्वेस्टमेंट का मिक्स जो है, प्रेशियस मेटल की तरफ या वायदे बाजार में पोजीशंस लेना है तो इंडस्ट्रियल मेटल की तरफ भी देख सकते हैं। और ईटीएफ जो एक माहौल जो है, एक रिटेल कस्टमर के लिए बहुत ही बढ़िया सुविधा दिया है कि जहां इट इज एक्चुअली ट्रैकिंग द बुलियन मार्केट, गोल्ड की बुलियन मार्केट का। तो मैं समझ रहा हूँ 18 या 19 ईटीएफ तो इंडिया में ही है। वर्ल्ड ओवर में तो करीब 120 या 119 ईटीएफ्स है। वहां पर में से भी खबर यही आ रही है कि जिस तरह का सेंट्रल बैंक जब भी बाइंग करते हैं गोल्ड में, ईटीएफ का क्या नंबर्स अच्छी तरह से चल रही है। हालांकि जो गोल्ड का जो टोटल अबव ग्राउंड का जो क्वांटिटी है वो 2,20,000 टन के आसपास है, जिसमें से ईटीएफ का कंट्रीब्यूशन इज ओनली अराउंड 3,500 या 3,600 टन्स। कम सा है, क्योंकि 30-35,000 टन्स तो सेंट्रल बैंक का बाइंग में से आ जाता है। तो इन्वेस्टर को जब भी
ट्रेंड पोर्टफोलियो में बिल्डअप करना है, तो दे हैव टू लुक इन टू द ईटीएफ एज वन एंगल। एंड वायदे बाजार में यदि हम पोजीशंस लेंगे फ्यूचर्स और ऑप्शंस में, इसमें हेजिंग करके पोजीशंस को बिल्डअप करनी चाहिए। बिल्कुल सर। सर, एक सवाल मेरा ये रहेगा कि हमने अभी क्रूड ऑयल की बात की थी इससे पहले, जब आपने कहा था कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा तो गिरने की संभावना नहीं है, लेकिन इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कोर्स इंडिया को मिलेगा। लेकिन अभी जो सिनेरियो चल रहा है जिसमें इंडिया की जो ट्रेड टॉक्स हैं वो हो रहे हैं यूएस से ऑलरेडी, उन ट्रेड टॉक्स से एक तो आपको क्या उम्मीदें हैं, और दूसरा उनका इम्पैक्ट आप कमोडिटी, अलग अलग कमोडिटीज में, इन सब कमोडिटीज पर ओवरऑल क्या देख रहे हैं? क्या किसी कमोडिटी पर आप ज्यादा इम्पैक्ट देख रहे हैं? आपको उम्मीद है कि इस पर कुछ हो सकता है तो इस पर ज्यादा इम्पैक्ट आ सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव? यूएस के टॉक्स में से सिर्फ देखिए उसमें इट इज नॉट गोइंग टू मेक मच ऑफ ए डिफरेंस, मैं समझ रहा हूँ। यूएस के टॉक्स के साथ सिर्फ जो टैरिफ का तो बात तो हो ही नहीं सकता है, सिर्फ अदर नॉन कमोडिटी रिलेटेड जो टाई अप है बायलैटरल ट्रेड्स के अलावा जो है, माइग्रेशन की पॉलिसी हो या इस तरह का जो रिलेशनशिप बिल्डिंग की टॉक्स हो, या आप अभी अभी फिलहाल की बात करें, जिस तरह का जियोपॉलिटिकल अनरेस्ट की बात करें, टेररिज्म की बात करें, कि इस तरह का टॉक्स में से एक एक प्रोटोकॉल बिल्डअप होगा या टॉक्स होगा। यदि हम बायलैटरल ट्रेड्स की बात करें, यूएस में तो एकदम वो तो टैरिफ में तो अड़के रहे हैं, वहां पर तो वो बिल्कुल ये नहीं कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी उनको 26% की लगानी है या जो करनी है, हमारे भी टैरिफ। तो मैं समझ रहा हूँ कि इम्पैक्ट जो है हर एक कमोडिटी में इसमें आ सकती है, क्योंकि टैरिफ एक ऐसा चीज है, ग्लोबल स्लोडाउन ला चुकी है। कहीं भी कौन सा भी कंट्री यदि हम कंपेयर करें, वाई टॉक ऑफ ओनली इंडिया, वी टॉक ऑफ एवरी कंट्री, और एंटायर ग्लोबल जीडीपी इटसेल्फ इज कमिंग डाउन। तो मैं समझ रहा हूँ कि टैरिफ जो है या ट्रेड वॉर जो है, जब तक ये अनसर्टेनिटी क्लियर नहीं होगा, जब तक यूएस एक डिसीजन, पॉलिसी डिसीजंस नहीं लाएंगे कि ये सारे चीज से हटके चलो, हम सब लगे रहे हैं अभी अपना प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में और बायलैटरल ट्रेड्स हम लगा रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक जो है तेल जो है, कच्चा तेल जो है, इसमें हमारे लिए एक स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस ढूंढनी होगी। कहाँ कहाँ से तेल का पर्याप्त होना है भारत के लिए, मिडिल ईस्ट से भी टाई अप कर रहे हैं, हर एक जगह से कर रहे हैं। अच्छी बात यही है कि कच्चे तेल का भाव कम है, तो मैं समझ रहा हूँ कि बड़े इम्पैक्ट किसी भी स्पेसिफिक कमोडिटी में, आपका प्रश्न के लिए, नहीं बनते जा रही है, भले वो यूएस के ट्रेड टॉक्स हो, इट्स ओनली ऑन ए रिलेशनशिप। और सर, एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि नए निवेशकों को जो बाजार में आते हैं उनको आप क्या राय देना चाहेंगे इस वक्त? आइदर वो स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट आ रहे हैं या कमोडिटीज खरीद रहे हैं, जो भी खरीदें, उन नए निवेशकों को आपकी क्या सलाह रहेगी? कमोडिटीज तेजी के कारण इक्विटी में यदि रिस्क ऑन ट्रेड सेंटिमेंट्स को इन्वेस्ट करना है, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो वो कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक्स को पिकअप करके इन्वेस्ट करेंगे तो बेहतर होगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, या समझ लीजिए आईटी सेक्टर की बात करें, जहाँ समझ लीजिए कॉपर, निकल, एल्यूमिनियम का इम्पैक्ट होती है, इस तरह का जो रॉ मटेरियल्स कनेक्टेड स्टॉक्स जो होता है, यदि हम इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो। और मैं समझ रहा हूँ कि ये जो रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ ट्रेड एक माना जाता है, रिस्क ऑन ट्रेड यानी कि जो इक्विटी में रिस्क सेंटिमेंट्स की तरफ जो इन्वेस्टमेंट्स होती है, एसेट क्लास वहां दौड़ती है, ये जो स्विंग है ये कंटिन्यूअस 2025 में होने की संभवता है, ये वॉलेटिलिटी की डेफिनेट संभवता है। यदि हम रिटर्न्स की भी बात करें, गोल्ड और फॉर एग्जांपल हमने गोल्ड और निफ्टी के भी कंपेयर किए थे, और गोल्ड और निफ्टी के कंपेयर करने से अभी इस साल में 2025 में हम ऑलमोस्ट 4 या 5 इयर्स हो चुके हैं, निफ्टी में जो ग्रोथ हुई है, रिटर्न्स जो दिया है, वो सिर्फ 2% है अभी फिलहाल का 5 महीने में, और गोल्ड में ऑलरेडी 30% का रिटर्न्स मिला है। तो मैं समझ रहा हूं कि रिस्क ऑन ट्रेड और रिस्क ऑफ ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटीज और वैल्यूएशन मिलने से मिक्सिंग ऑफ पोर्टफोलियो इज व्हाट
हम रेकमेंड करेंगे लोगों को पार्टिसिपेट करना है तो इक्विटी स्टॉक में। मान लीजिए अभी डिफेंस स्टॉक्स की बहुत चर्चा हुई थी, जी। जिस तरह का HAL हो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हम्म। हो, भारत डायनामिक्स हो, इस तरह का स्टॉक्स जो है चलने लगी जब भी हम जो वॉर का सिनेरियो का टाइम में, हम्म। तो सेक्टर स्पेसिफिक पिक करके इक्विटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कमोडिटी में, गोल्ड में हर एक डिप में बाइंग करना मुनासिब होगा। 6-8 महीने के बाद के उपरांत जो है चांदी और जो कॉपर मैंने कहा वहां पर पोजीशन अच्छा बिल्डअप कर सकते हैं। पोर्टफोलियो में कम से कम 10% का जगह पे 15% कमोडिटी में फोकस करेंगे तो अच्छा होगा। हम्म। तो क्या हम अब कह सकते हैं कि कॉपर कॉपर इज द न्यू गोल्ड, तो ये मान सकते हैं? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, कॉपर विल बी बिल्कुल। वेरी। और आपने थीम्स की बात की मार्केट में, कि मार्केट में अलग अलग सेक्टर वाइज आपको एलोकेशन करनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, तो उस एलोकेशन में आपने कोई ऐसी थीम आइडेंटिफाई की है, कोई सेक्टर आइडेंटिफाई किया है जो इसमें इस वक्त अच्छा लग रहा है आपको, इस लिहाज से कि अब जो मार्केट ने लोज बनाए थे अपने, जो हमने जनवरी से पिछले साल के एंड से इनफैक्ट जो हम लोज देख रहे थे लगातार मार्केट के, उसके बाद जो करेक्शन आई है, उसमें कोई सेक्टर स्पेसिफिकली आपको पसंद आ रहा है इस वक्त? सेक्टर स्पेसिफिक आईटी अभी भी अच्छा होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर कैन बी अ वेरी गुड सेक्टर। एंड ऑल्सो द मोटर्स में, जहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जहाँ भी प्रोडक्शंस हो रही है, उस कंपनीज में मुनासिब होगा कि वहाँ पर एक बिल्डअप कर सकते हैं। और इवन बैंकिंग सेक्टर कैन टर्न आउट टू बी वेरी गुड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर। और क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि ये जो अनसर्टेनिटी का माहौल एक बार डल जाएगा, 2025 के आसपास एक सर्टेनिटी का माहौल हो जाएगा, सब कुछ अच्छी तरह से वर्ल्ड ओवर थिंग्स विल टेक प्लेस, जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी एब में जाएगा, थोड़ा बहुत रिड्यूस हो जाएगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड्स एंड अदर सेक्टर्स कैन पिक अप। क्योंकि देखिए मैडम, इट इज लाइक दिस, इन्वेस्टर्स को बताना चाहूंगा कि जब भी हमारा माहौल अभी चल रहा है वीक जीडीपी ग्लोबल, और वीक जीडीपी ग्लोबल के बाद की जो इमीडिएट यू टर्न यही होगा कि इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंसेस ऑफ एवरी कंट्री। तो मैं समझ रहा हूँ कि स्टॉक स्पेसिफिक्स में इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी वेरी गुड, बैंकिंग सेक्टर कैन ऑल्सो बी सर्टनली वेरी गुड। एनर्जी में से थोड़ा बहुत दूर रहना अच्छा होगा, एनर्जी में कुछ खास रिजल्ट नहीं आएगा इक्विटी में पार्टिसिपेट करना है तो। बिल्कुल सर। सर बहुत अच्छी बातचीत रही आपके साथ, आपने बहुत सारे अच्छे इंसाइट्स शेयर किए हमारे साथ, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों से अपनी इंसाइट शेयर करने के लिए। मैं थोड़ा सा सम अप करना चाहूंगी कि जो हमने बातचीत की उससे निष्कर्ष ये निकल कर आया कि फिलहाल तो गोल्ड जो चल रहा है पॉजिटिव ट्रेंड में जरूर है, हल्का होने की उम्मीद जरूर की जा सकती है। अगर लेवल्स आते हैं तो मोस्टली 90,000 92,000 तक आ सकते हैं, उसके नीचे जाने की कुछ खास उम्मीद लगती नहीं है अब गोल्ड की। और कुछ आने वाले 6 से 8 महीनों में हम देख सकते हैं कि सिल्वर में एक तेजी का माहौल बन सकता है, जैसे कि सर ने रेफरेंस के लिए बताया कि 2008 के क्राइसिस के बाद भी ऐसा ही हुआ था। तो उम्मीद की जा रही है कि उसमें भी एक अच्छा हम रुझान देख सकते हैं आने वाले समय में। और कॉपर जिसकी हमने बात की, वो एक न्यू गोल्ड की तरह परफॉर्म कर सकता है। तो अपने पोर्टफोलियो के एलोकेशन को सर ने कहा है कि उसको 10% जो एक आइडियल एलोकेशन कही जाती है पोर्टफोलियो में कमोडिटीज की, आप उसको थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ाकर 10 से 15% तक ले जा सकते हैं, ताकि आपके पोर्टफोलियो का बैलेंस बना रहे। और सेक्टर स्पेसिफिक अगर मार्केट में रहेंगे तो ज्यादा आपको फायदेमंद रहेगा आपके लिए। तो ये जो सारी इंसाइट्स थी, इन्हें बिल्कुल आप कोशिश कीजिए अपने पोर्टफोलियो में उतारने की, तो बिल्कुल आपको कोई ना कोई मुनाफा तो जरूर होगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी इंसाइट शेयर करने के लिए। थैंक यू।